तो इसके लिए हमने एग्जांपल कंसीडर किया कि परचेजेस फॉर द जून 2021 में हमारी एलिजिबल परचेजेस आईटीसी जो है वो बनता है 1.5 लाख रुपए का। उसमें से 17/5 का पर्सनल कंजम्पशन की वजह से 15,000 रुपए का हमारा आईटीसी जो है हमें लेस करना होगा। उसके अलावा मोटर व्हीकल का 17/5 के अंडर जो है लेस करना होगा। तो हमारा टोटल 50,000 17/5 की जो है डिसअलाउंस हो गई। उसके बाद हम मानते हैं कि टैक्सेबल कोई ऐसी हमारी जो है आईटीसी है जो कि पूरा का पूरा टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। पूरा का पूरा फॉर फॉर टैक्सेबल सप्लाई है। तो वो अगर मानते हैं कि अगर हमारा वो क्रेडिट यूज हो रहा है 70,000 रुपए हमारा जो है टैक्सेबल सप्लाई के लिए है और कोई आईटीसी ऐसा है आईटीसी ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। एक कोई ऐसा वो आईटीसी है जो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा है 20,000। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्रेडिट निकल के आता है 10,000 रुपए का। और सारी की सारी कहानी जो है इस 10,000 रुपए की कहानी है कि इस 10,000 रुपए के लिए जिसको हम कहेंगे कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी है कि इस 10,000 में जो है कितना क्रेडिट हमें देना है, क्योंकि इसमें से जो 1.5 लाख का हमने एलोकेशन करी, इस 10 लाख में से इस 1.5 लाख में से 17/5 तो हमें टोटली डिसअलाउड होना है, राइट? और ये जो 70,000 है ये इसका क्रेडिट हमें टोटली मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे कहानी ये रह गई कि हमें इसका क्रेडिट पूरा का पूरा आईटीसी अलाउ होना है। इसका जो है 20,000 का क्रेडिट मिलना ही नहीं है। और ये जो अगर हम कहें 15,000 और 35,000 ये भी हमें क्रेडिट मिलना ही नहीं है। और तो कहानी क्या बच गई? सिर्फ और सिर्फ 70,000 का जो है ये तो टोटल अलाउ रहेगा। और दूसरा इस 10,000 में से कितना पार्ट जो है अलाउ किया जाएगा और कितना रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा। अब हमें पिक्चर जो है सामने हमारी बन के आ गई कि कितना पार्ट हमें जो है अलाउ होगा और कितना पार्ट जो है हमें डिसअलाउ होगा। कितने का? 10,000 रुपए का। 10,000 हमारा क्या बन के आया? कॉमन क्रेडिट बना हमारा बन के आया। हमें ये बाकी पार्ट तो हमें सीधा सीधा पता है कि कौन सा अलाउ होना है, कौन सा अलाउ नहीं होना। हमें पता है कि ये 50,000 हमें अलाउ नहीं होना, इसका हमें सीधा सीधा हमें क्रेडिट नहीं मिलना। इस 20,000 का जो कि टोटली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के लिए यूज हुआ है इसका भी क्रेडिट नहीं मिलना। और इसका क्रेडिट तो मिलना ही मिलना है। और इसका जो बैलेंस बच गया कॉमन पार्ट, इसमें से इसके लिए हमें रूल जो है रूल 42 का सहारा लेना पड़ेगा। और वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कितना पार्ट जो है इस 10,000 का अलाउ करना है और कितना पार्ट जो है डिसअलाउ करना है। तो इस यही जो हमने अभी इस एग्जांपल में समझा, यही कैलकुलेशन जो है हमें प्रैक्टिकली भी करनी होगी। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि क्या किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। पहले हमें कॉमन क्रेडिट निकालना है। कॉमन आईटीसी निकालने के लिए आईटीसी अलाउड अंडर सेक्शन 16 हमें जो भी हमारा सेक्शन 16 की चारों के चारों जो हमारे सबसेक्शन बनते हैं, उसके बाद हमें इनएलिजिबल क्रेडिट 17/5 का जो इनएलिजिबल क्रेडिट है वो हम लेस कर देंगे क्योंकि उसका क्रेडिट तो मिलना ही नहीं है। उसके बाद आईटीसी एक्सक्लूसिवली, ये मैंने कैप्स में इसलिए लिखा है ताकि ये ध्यान रहे कि ये टोटल जो है पूरा का पूरा टैक्सेबल सप्लाई के लिए होगा। उसको भी यहाँ से लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉमन क्रेडिट पे पहुंचना है। हमें सारी कैलकुलेशन कॉमन क्रेडिट की करनी है। ये तो हमें पता है कि इसका क्रेडिट तो मिलना ही मिलना है, जो कि आईटीसी इन एक्सक्लूसिव फॉर द टैक्सेबल सप्लाई है। इसका तो आईटीसी मिलना ही मिलना है। तो हमें कॉमन क्रेडिट में पहुंचने के लिए जो है ये सारी एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ रही है। और उसके बाद हम क्या लेस करेंगे? आईटीसी एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो एग्जेम्प्ट पार्ट के लिए है उसको भी लेस करेंगे ताकि हम कॉमन क्रेडिट की फिगर जो है निकाल पाए। हमें कॉमन क्रेडिट पे सारी वर्किंग करनी है, इसलिए हमें ये चारों के चारों जो है लेस करके चलने हैं ताकि हम कॉमन क्रेडिट का वैल्यू निकाल पाए जो हमें बाइफरकेट करना है कि उसमें से कितना पार्ट हमें क्रेडिट मिलेगा और कितना हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हमें जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें 1.5 लाख में से हमने सारी वैल्यू लेस करने के बाद 10,000 रुपए हमारा कॉमन क्रेडिट निकल के आया। अब हमें कॉमन क्रेडिट में से देखना है कि वो कितना हमें जो है अलाउ करना है उस 10,000 में से और कितना जो है वो हमें नहीं अलाउ करना। मतलब वो 10,000 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसमें से कितना पोर्शन हमें अलाउ करेगा रूल 42 और कितना अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मंथली बेसिस पे जो है एक कंप्यूटेशन बनानी होगी।
इसके लिए रूल 42 कहता है कि मंथली बेसिस पे इवैल्यूएट करो कि आपकी कॉमन क्रेडिट में से एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कितना बनता है। बेसिकली वो किस लिए है, क्योंकि हमें करना क्या है, we need to evaluate the common credit proportion of exempt supply which need to be reversed। क्या करना है, पूरा का पूरा क्रेडिट लेके जो एग्जेम्प्टेड का पार्ट है, जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर के से रिलेट करेगा, उस पार्ट को हम रिवर्स कर देंगे। तो हम दोबारा से अपने एग्जांपल में चलते हैं। तो वहां पे हमने एग्जांपल में क्या रेफर किया था, हमारे ये 10,000 पे सारी कहानी बन के आई थी। इस 10,000 का हमने एलोकेशन करना है। इस एलोकेशन के लिए अब हमें देखना होगा कि हमारी इस मंथ में, जो हमारा जून 2021 हमने एग्जांपल लिया है, इस मंथ में हमारी टर्नओवर कैसी है, हमारी टर्नओवर क्या है। यहाँ पे हम टर्नओवर में देखेंगे कि हमारी टैक्सेबल सप्लाई, मान लेते हैं इस मंथ में हमारी टैक्सेबल सप्लाई है 50 लाख रुपए की, और हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई है 10 लाख रुपए की। हमारी टोटल 60 लाख की सप्लाई हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा 10,000 रुपए है, इसको इसी रेशियो में जो है प्रोपोर्शनेट कर देना है, और ताकि टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड जो है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है इस 1.5 लाख में इंक्लूड है। ये सारा का सारा 1.5 लाख में इंक्लूड है, तो हमारा ये 10,000 भी 1.5 लाख में इंक्लूड है। हमें सिर्फ एग्जेम्प्टेड पार्ट को निकाल के उसको रिवर्स कर देना है, उस आईटीसी को रिवर्स कर देना है। इसलिए हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे 10,000 कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि 10 लाख के हिसाब से जो है हमारे आउट ऑफ टोटल टर्नओवर 60 लाख, हमारा कितना क्रेडिट जो है बनता है, 10 लाख डिवाइड बाय 60। तो ये हमारा क्रेडिट बन के आ गया 1,667। ये अमाउंट जो है हमारे को क्या करना होगा, ये अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर से रिलेट करता है। तो हमें इतना अमाउंट को क्या करना होगा, इतने अमाउंट को हमें रिवर्स करना होगा। रिवर्स क्यों करना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 1.5 लाख का क्रेडिट तो हम यहाँ पे, हमारा आईटीसी उसमें आ रहा होगा ना, पूरा का पूरा हमारे को ये शो हो रहा होगा। इसमें से हम क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, इसमें से ये 50,000 का क्रेडिट हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। इस 20,000 को, जो कि पूरा का पूरा आईटी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, वो भी नहीं लेंगे। ये 70,000 का पूरा क्रेडिट एज इट इज रहने देंगे, मतलब क्रेडिट आया हुआ है हमारा, वो क्रेडिट हम लेंगे। 10,000 में से कुछ पार्ट हमें जो है हटाना है, सिर्फ क्या पार्ट हटाना है, 1667 हमें पार्ट हटाना है। तो इतने पार्ट को हम जो है रिवर्स कर देंगे एज पर रूल 42। एज पर रूल 42 जो है हम इसको रिवर्सल कर देंगे। जब हम अपनी रिटर्न्स भरते हैं ना, वहां पे भी रिटर्न जब हम 3B फाइल करते हैं, वहां पे भी आईटीसी रिवर्सल के अंदर कभी अगर ध्यान दो तो वहां पे लिखा हुआ आता है रिवर्सल एज पर रूल 42 43, और उसके बाद आता है एनी अदर रिवर्सल। तो वहां पे इस ट्रीटमेंट को यूज किया जाता है, और वहां पे इस ट्रीटमेंट के हिसाब से जो है रिवर्सल का अमाउंट जो हमारा निकला 1667, अगर हम इस ये कंप्यूटेशन बना रहे होंगे तो वहां पे ये फिगर डालेंगे 1667 इसके हिसाब से। तो ये हमारी कंप्यूटेशन बन के आती है एज पर रूल 42। हमें पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया, उसमें से क्या क्या डिसअलाउंस करने हैं, मतलब क्या क्या रिवर्सल करने हैं, वो हमें निकालने के लिए कॉमन क्रेडिट पे पहुंचे। कॉमन क्रेडिट हमें मिल गया। कॉमन क्रेडिट क्या है, जो कि दोनों का पार्ट है, जिसके अंदर दोनों का पार्ट है, टैक्सेबल का भी पार्ट है, एग्जेम्प्टेड का भी पार्ट है, और पूरा का पूरा हमने क्रेडिट ले रखा है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, एग्जेम्प्टेड वाले को हटाना है। एग्जेम्प्टेड वाले को हटाने के लिए एग्जेम्प्टेड की रेशियो देख लेंगे कि कितने % हमारा एग्जेम्प्टेड है। तो हमारा निकल के आ गया 10 डिवाइड बाय 60। हमारा सिर्फ 16% जो है, पूरे अमाउंट का 16% जो है हमारा वो बनता है एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड। तो 16% ही, 10,000 का 16% ही हम जो है रिवर्स कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमें कैलकुलेशन हर महीने करके चलनी है, और हर महीने इस तरीके की कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे हमने यही कैलकुलेशन रखी है कि कॉमन आईटीसी में से हम एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके जो है प्रोविजनल जो है रिवर्सल करेंगे हर महीने। हर महीने
हर महीने ये काम होगा, क्योंकि हर महीने इसलिए होगा क्योंकि हर महीने हमारा कॉमन क्रेडिट अलग हो सकता है, हर महीने हमारा एग्जम्प्टेड टर्नओवर अलग हो सकता है। हर महीने टर्नओवर चेंज हो सकती है, उस महीने की टर्नओवर ले रहे हैं तो वो डिफर हो सकती है, एग्जम्प्टेड और टोटल टर्नओवर का पार्ट अलग-अलग हो सकता है। इसलिए इसको हर महीने लेके चलना है और उसके बाद हर महीने हम रिवर्सल करेंगे एज़ पर रूल 42। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? एक बार साल के अंत में ऑन द ईयरली बेसिस वी नीड टू इवैल्यूएट कॉमन क्रेडिट कॉमन आईटीसी प्रोपोर्शन टू द एग्जेम्प्ट सप्लाई व्हिच शुड बी रिवर्स्ड। अब हम पूरे साल का, अब हमने हर महीने किया, हमारा अलग-अलग अमाउंट निकल के आएगा। अब हमने, क्योंकि अलग-अलग अमाउंट इसलिए निकलेगा क्योंकि हमारी हर महीने एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर अलग-अलग होगी। कॉमन क्रेडिट भी अलग-अलग हो सकता है उस महीने का, कुछ ऐड ऑन हुआ तो वो कॉमन क्रेडिट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो हम जब ईयर एंड में पहुंचेंगे तो हमें दोबारा से पूरे मंथ की जो हमने कैलकुलेशन करी होगी उसका टोटल करेंगे कि हमने इस महीने में इतना रिवर्सल किया, इस महीने में इतना रिवर्सल किया, अप्रैल में इतना किया, मई में इतना किया, पूरे साल का देख लेंगे, मार्च तक निकाल लेंगे। उसके बाद हम पूरे साल का क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव आईटीसी लेंगे, क्यूमुलेटिव एग्जेम्प्टेड टर्नओवर लेंगे डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। पहले हमने ये जो काम किया था ये किया था मंथली बेसिस पे, अब हम यही सेम काम जो है ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं और ईयरली बेसिस पे जो फिगर आएगी वो ऑब्वियसली डिफर आएगी, क्योंकि वहां पे तो मंथली बेसिस पे एग्जेम्प्ट टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर चेंज होती गई, यहाँ पे हम पूरा साल का लेके चल रहे हैं तो वो जो फिगर या तो जो पूरे साल की होगी वो या तो वो ज्यादा होगी या फिर वो फिगर कम होगी। जो हमारी रिवर्सल की फिगर आएगी, जो हमने अपनी 3B में फाइल करी होगी, उसका टोटल करेंगे पूरे साल का, और जब हम एंड में जब ये कैलकुलेशन करेंगे उसका टोटल और इसमें कुछ वेरिएशन होगा, या तो हमने ज्यादा रिवर्स कर दिया होगा या हमने कम रिवर्सल कर दिया होगा। हमें एक्चुअल में जो रिवर्सल करना था वो हमारा रिवर्सल ये करना था, लेकिन हमारी जो रिटर्न जाती है वो हर महीने के हिसाब से जाती है, इसलिए हमें जो है हर महीने ये कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जैसे ही पूरा साल खत्म हो गया तो हमारे पास एक्चुअल जो हमारी टर्नओवर है हमारे पास हमें मिल गई, तो अब हमें दोबारा से जो कैलकुलेशन करनी है पूरे साल की वो देखेंगे कि हमने ज्यादा रिवर्सल किया है या कम रिवर्सल किया है, और उसके बेसिस पे अगर हमारा फाइनल रिवर्सल जो कि ज्यादा है, अगर हमारा फाइनल रिवर्सल ज्यादा है और प्रोविजनल रिवर्सल, जो कि प्रोविजनल रिवर्सल कौन सा है? मंथली वाला, इसको हम प्रोविजनल कहेंगे क्योंकि ये मंथली बेसिस पे हो रहा है। ये फाइनल रिवर्सल है जो कि एक्चुअल रिवर्सल हमारा पूरे साल का रिवर्सल बनता है, जो कि हमारा आईटीसी हमें पूरे साल का रिवर्स करना था, लेकिन हमें मंथली जो है ये काम करना होता है, इसलिए प्रोविजनल बेसिस पे हमें जो है कैलकुलेट करना होगा। ये क्या होगा? मंथली क्या होगा? टोटल ऑफ, इसको हम कहें टोटल ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है? ये टोटल ऑफ 12 मंथ्स करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे फाइनल रिवर्सल से। अगर फाइनल रिवर्सल हमारा ज्यादा आता है, मान लेते हैं ये 12,000 का हमारा टोटल रिवर्सल बनता था, लेकिन हमने 10,000 रुपए ही रिवर्सल किया है, टोटल 12 महीनों का मिला के हमने 10,000 ही किया है, लेकिन हमारा अमाउंट जो है फाइनल के हिसाब से 12,000 बनता है, तो हमने 2,000 रुपए कम रिवर्सल किया है, तो हमें क्या करना होगा? ये अपने आप ही बता रहा है कि हमें जो है 2,000 रुपए का रिवर्सल और करना होगा। फर्दर रिवर्सल इज टू बी मेड अलोंग विद इंटरेस्ट, क्योंकि रिवर्सल कर दिया तो वहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे कम रिवर्सल किया है, तो हमने इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा ले लिया। हमने कम रिवर्स किया है, क्रेडिट ज्यादा ले लिया, तो इसलिए अब जब हम जो और रिवर्सल कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा। तो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग इसको जो है रिवर्स करना होगा और इंटरेस्ट पे करना होगा 12% पर एनम के हिसाब से। और उल्टा भी हो सकता है हमारा यहाँ पे फाइनल रिवर्सल जो है, हमने एक्चुअल में रिवर्सल हर महीने का जो है वो किया तो वो ज्यादा बन गया, वो 12,000 रुपए बन गया, और लेकिन हमें जो रिवर्सल करना था वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए करना था। हमें कम रिवर्सल करना था लेकिन हमने ज्यादा रिवर्सल कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो है दोबारा से उसको कल क्लेम करेंगे। हमने आईटीसी को रिवर्स कर दिया, राइट? हर महीने हमने अपनी 3B में आईटीसी को रिवर्स कर दिया, तो हमने ज्यादा रिवर्स कर दिया, तो हम आईटीसी को क्या कर देंगे? अब हम आईटीसी को क्लेम कर देंगे। देन रीअवेल द आईटीसी बिफोर ड्यू डेट ऑफ सितंबर। क्यों ऐसा लिखा गया बिफोर ड्यू डेट ऑफ सितंबर और एनुअल रिटर्न? क्योंकि हमें सेक्शन 16
सबसेक्शन 4 ये कंडीशन लगाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बाद तो हमें क्रेडिट अलाउ ही नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्रेडिट लेना है तो हमें इस तारीख से पहले पहले ही जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरी ईयरली कंप्यूटेशन को, और कंपेयर करना पड़ेगा कि हमने ज्यादा आईटीसी लिया है या कम आईटीसी लिया है। उसके हिसाब से जो है हमें जो है या तो रिवर्स करना पड़ेगा या फिर अवेल करना पड़ेगा। अब इसी केसेस को हम एग्जांपल में लेके चलते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा अलग-अलग केसेस में अलग-अलग एग्जांपल बन के आएंगे। हमें किस तरीके से रूल 42 को यूज करके जो है रिवर्सल करना होगा। तो पहला एग्जांपल हमारा बनता है, इसके लिए हम इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बात लिखी गई है। इस इलस्ट्रेशन 1 में जो हमने एग्जांपल लिया है, वहाँ पे टोटल आईटीसी जो है, उस केस में टोटल आईटीसी हमारा बन के आता है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आईटीसी टोटल है। इसमें सेम वे में जो है हमें पहले कॉमन आईटीसी पे पहुंचना होगा। तो कॉमन आईटीसी में पहुंचने के लिए यहाँ टोटल जो आईटीसी है 1.5 लाख रुपए, हमने जुलाई 2021 का यहाँ पे एग्जांपल लिया कि इसमें से हमें पहले ये कहता है आईटीसी ऑफ द इनपुट एट्रीब्यूटेबल टू द सप्लाई यूज बाय डायरेक्टर फॉर पर्सनल पर्पस। यहाँ पे वो कहता है कौन सा वो आईटीसी जो है फॉर द किस लिए यूज हो रहा है, फॉर द पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है डायरेक्टर के लिए। तो ये सेक्शन 17(5) में जो है डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा कहता है यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो इसका क्रेडिट तो वैसे भी नहीं मिलना, राइट। लेकिन हमें कॉमन क्रेडिट के लिए जो है इसको भी लेस करना होगा, कॉमन क्रेडिट पूछने के लिए इसको भी लेस करना होगा। उसके बाद कहता है ब्लॉक्ड क्रेडिट, ये है ब्लॉक क्रेडिट फॉर एग्जांपल जीएसटी पोर्शन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सी सर्विस ऑब्टेन। तो ये भी हमारा 17(5) जो है डिसअलाउ करता है। तो ये भी जो है इसका भी क्रेडिट जो है नहीं मिलना। और वैसे कॉमन क्रेडिट ये जो मैं लेस कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ, कॉमन क्रेडिट में पहुंचने के लिए लेस कर रहे हैं। और बाकी साथ में लिख रहा हूँ कि कौन कौन से सेक्शन जो है इसके रिगार्डिंग जो है वहां हमें मना करते हैं। अब जो अगला है वो कहता है आईटीसी ऑन इनपुट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई। इसका जो है हमें क्रेडिट मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। तो हमें पूरा का पूरा ये टैक्सेबल एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई तो मिलना है। वो ऊपर वाला क्या था, एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसका पूरा ही क्रेडिट नहीं मिलना। लेकिन अगर हम कहें कि हमें जब कॉमन क्रेडिट में पहुंचना है तो इसको भी हम लेस करेंगे। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, यहाँ पे क्या बताया इसने, ये टर्नओवर की बात कर रहा है। ये दोनों पॉइंट टर्नओवर बता रहे हैं कि एग्जेम्प्ट टर्नओवर इतनी है और टोटल टर्नओवर इतनी है। एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर है 2,25,000 रुपए और टोटल टर्नओवर है 30 लाख रुपए। तो हमें ये सारे के सारे क्रेडिट को लेस करना होगा। हमें टोटल क्रेडिट में से, टोटल क्रेडिट 1.5 लाख में से जब हम ये क्रेडिट लेस करेंगे तो हमारा जो है हम कॉमन क्रेडिट में पहुंच जाएंगे। जब हम 7,500, 15,000 और 4,500 को लेस करेंगे वहां पे हमारे को, उसके बाद हम 1,05,000 को लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 18,000। हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा कॉमन क्रेडिट निकल के आएगा, कॉमन आईटीसी निकल के आएगा। अब इस कॉमन आईटीसी को हमें वो बाइफरकेट करना है कि इसमें से कितना पार्ट जो है हमें अलाउ करना है, मतलब, और कितना डिसअलाउ होना है। और अलाउ पार्ट को तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, और डिसअलाउ पार्ट का क्या करना है, हमें इसको हमें जो है डिसअलाउ जो होगा उसको क्या करना है, उसको हमें रिवर्स करना है। इस पार्ट को हमें रिवर्स करना है। 3B में कहाँ रिवर्स करते हैं, आईटीसी के अंदर, आईटीसी रिवर्सल के अंदर, वहां पे रूल 42, 43 वहां पे मेंशन किए होते हैं। अब हमें, अब जो अभी तक हमने पढ़ा इसके अलावा रूल 42 एक बात और कहता है। वो कहता है आप कॉमन क्रेडिट तो निकाल लोगे, ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले का प्रोपोर्शनेट जो बनेगा वो तो आप निकाल लोगे, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं, हमें हल्का सा और भी मार्जिन रखो ताकि हम और भी पार्ट जो है इसका डिसअलाउ कर सके। कहता है कितना और चाहिए, वो कहता है 5% और कर दो डिसअलाउ। हमें जितना रिवर्सल करेंगे उतना गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 5% का और रिवर्सल करा। इसके अलावा 18,000 के ऊपर ये कैलकुलेशन तो रहेगी रहेगी प्रोपोर्शनेट वाली, इसके अलावा 5%
और एडिशनली रिवर्सल किया जाता है। मतलब जो कॉमन अमाउंट आएगा 18,000, इसका 5% और अलग से जो है रिवर्सल करा जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। जो अभी तक हमने पढ़ा 18,000 का एग्जेम्प्टेड, वो तो करेंगे ही करेंगे, हर महीने की कंप्यूटेशन और लास्ट में पूरे साल की कंप्यूटेशन वो तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ 5% का और अलग से रिवर्सल होता है। तो यहाँ पे जब हम अमाउंट निकालेंगे तो 18,000 का हमें किस तरीके से अमाउंट निकालना होगा? 18,000 क्या करते थे? इनटू एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है हमारी? 2,25,000 रुपए हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और टोटल सप्लाई कितनी थी? टोटल सप्लाई में इंक्लूड होगी एग्जेम्प्टेड सप्लाई। टोटल में तो दोनों पार्ट होंगे, तो एग्जेम्प्ट का और टैक्सेबल का। तो टोटल सप्लाई कितनी थी? यहाँ पे इसने दी थी कि टोटल टर्नओवर कितनी है? टोटल टर्नओवर कितनी है? 30 लाख रुपए यहाँ दी थी। ये 2,25,000 और ये 30 लाख। तो हमारी ये कितनी निकल के आ गई? हमारा ये अमाउंट निकल के आ गया अराउंड 1,350 रुपए। 1,350 रुपए हमारा अमाउंट निकल के आ गया। 2,25,000 इंटू 18,000 डिवाइड बाय 3,000, 1,350 रुपए हमारा अमाउंट निकल के आ गया। तो हमारा 1,350 तो हमें रिवर्सल करना ही है। ये तो हमें रिवर्सल करना ही है। कब रिवर्सल करना होगा हमें ये? हमें जो है हर महीने इस तरीके की कंप्यूटेशन बनानी होगी और हमारा को कॉमन क्रेडिट पे आना होगा, और कॉमन क्रेडिट का जो अमाउंट निकल के आएगा उतने पार्ट को जो है हमें रिवर्सल करना होगा, और इसके साथ साथ 5% एक्स्ट्रा जो है ये भी रिवर्सल करना है। तो हमारा क्या पार्ट बन गया? 1,350 रुपए और 900 रुपए हमें दो रिवर्सल करने हैं। तो हमारा टोटल क्रेडिट कितना था? 18,000 रुपए। इसमें से हम माइनस कर देंगे 900 रुपए और माइनस कर देंगे 1,350 रुपए। तो हमारा 15,750 रुपए का हमारे को जो है क्रेडिट रहेगा। ये हमें जो है दोनों के दोनों क्या करने होंगे? ये दोनों के दोनों हमें रिवर्सल करने होंगे, राइट? ये 18,000 माइनस 900 माइनस 1,350, 15,750। तो ये हमारा ऑलरेडी 18,000 तो हमारा ई क्रेडिट लेजर में पड़ा ही होगा। ठीक है, हमें इसको कुछ नहीं करना। इतना अमाउंट जो है हमें अपने रिटर्न के अंदर जो है रिवर्सल करना है। हमें क्या काम करना है? हमें ये करना है, राइट? नेट फिगर बता दी कि 15,750 जो है हमारी नेट फिगर निकल के आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है हमने इस सेम जो है पहले भी एग्जांपल लिया था और यही एग्जांपल जो है यहाँ पे अलग से लिख भी दिया गया है। तो हमारी फिगर यहाँ से निकल के आ गई। तो अब हम इसी तरीके से और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे लिख दिया है, सो आउट ऑफ ओरिजिनल अवेलेबल, ओरिजिनल कितना है? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 में से 15,750 ये अलाउड हो जाएगा, और 1,05,000 क्या था? ये तो एक्सक्लूसिवली था टैक्सेबल वाला, ये भी अलाउड हो जाएगा। तो ये हमारी नेट फिगर निकल के आ गई। और अगर हम रिवर्सल की बात करें तो ये हमारा 1,350 प्लस 900 जो है, ये अमाउंट जो है हमारा, इतना अमाउंट हमें रिवर्स करना होगा, राइट? हमें जो करना है मेन, ये रिवर्स करना है। ये हमें निकाल लिया। अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल भी इसी तरीके से है। पीक्यूआर लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई क्या कर रहा है? वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों कर रहा है, राइट? तो दोनों करता है तभी ये क्वेश्चन अराइज होता है रूल 42 का। और यहाँ पे एग्जांपल में इसने बता दिया कि कितना रहेगा जीरो रेटेड। इसमें टैक्सेबल सप्लाई कितनी है? टैक्सेबल सप्लाई में हमने बात करी थी कि जीरो रेटेड भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे उसने टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट निकाला है। टैक्सेबल सप्लाई कितनी बताई है? 55 लाख रुपए की टैक्सेबल सप्लाई है। उसके अलावा एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी बताई है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितनी है? 10 लाख रुपए की एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। और इसके अलावा आउट ऑफ स्कोप सप्लाई भी है। आउट ऑफ स्कोप सप्लाई किसे कहेंगे? नॉन जीएसटी सप्लाई कहेंगे। और नॉन जीएसटी सप्लाई, और हमने पढ़ा भी है यहाँ पे ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, इसको आउट ऑफ सप्लाई में जब हमने एग्जेम्प्टेड का पार्ट पढ़ा था तो वहां पे हमने कवर किया था कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी इंक्लूड करी जाएगी। हमने चार पार्ट इंक्लूड करे थे ना उसमें, आरसीएम वाला, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, और चौथा ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। तो ये भी जो है एग्जेम्प्टेड गुड्स में कवर करी जाएगी। तो हमारी एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अगर हम निकालें तो टोटल हमारी एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितने की बन गई? हमारी एग्जेम्प्टेड टर्नओवर 20 लाख रुपए की हमारी यहाँ पे बन गई। और टैक्सेबल टर्नओवर हमारी यहाँ पे 55 लाख रुपए की टैक्सेबल टर्नओवर हो गई, और टोटल 75 लाख की टर्नओवर हो गई। यहाँ पे अब आईटीसी की बात करी कि अगस्त 2020 का आईटीसी का अमाउंट किस तरीके से है। टोटल आईटीसी सीजीएसटी का 1.5 लाख, एसजीएसटी का 1.5 लाख और आईजीएसटी का 2,16,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। इसमें से अमाउंट कैसे कैसे? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट,
क्रेडिट ऑफ इनपुट गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी स्लो चल रही है पर नीचे करने में। क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्सनल पर्पस, तो ये अलाउड होगा, ये अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमें मना करता है कि इसका जो है क्रेडिट नहीं मिलना। तो ठीक है, और उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट जो है क्रेडिट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द एग्जेम्प्टेड गुड्स, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? इसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड गुड्स से रिलेटेड, एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो हमने करी है उससे रिलेटेड आईटीसी है, इसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलना। और उसके बाद इन एलिजिबल क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5), क्योंकि 17(5) तो बहुत ही लंबी लिस्ट थी, तो वहां पे उसके अलावा कुछ और क्रेडिट जो कि 17(5) में फॉल करते हैं, उसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलना। इसके बाद कहता है कि क्रेडिट ऑफ आईटीसी एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द टैक्सेबल गुड्स, क्या इसका हमें क्रेडिट मिलेगा? और इसका क्रेडिट हमें टोटली मिलेगा, राइट। इसका हमें क्रेडिट, क्योंकि टैक्सेबल के लिए, टैक्सेबल में हम जीएसटी पे करेंगे तो इससे रिलेटेड हमें आईटीसी भी मिलेगा। और इसमें इंक्लूड होगा जीरो रेटेड, ये मैंने पहले ही लास्ट डिस्कशन में बताया है कि टैक्सेबल में जीरो रेटेड भी इंक्लूड होता है। तो अब हमें निकालना क्या होता था? कॉमन आईटीसी। अब कॉमन आईटीसी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? ये सारे के सारे जो है एलिमेंट लेस करने होंगे। 22,500, 45,000, 42,000 और 63,000, ये सारे के सारे हमें अमाउंट जो है लेस करके चलने होंगे। और इसको लेस करने के बाद यहाँ पे हमने 1,80,000 रुपए में से इसको लेस करा, 22,500, 45,000 और 42,000, राइट। क्या क्या था? 22,500, 45, 42, 22,000, 45, 42। तो हमारा ये अमाउंट क्या निकल के आ गया? ये हमारा 70,500, 500 और 36,000, ये हमारा अमाउंट निकल के आया। लेकिन इसमें से हमें जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए था वो भी लेस करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है? हमें कॉमन क्रेडिट पे पहुंचना है। तो हमारा कॉमन क्रेडिट की फिगर क्या आ गई? 7,500 रुपए, 7,500 रुपए और 1,250 रुपए, ये हमारा क्या बन निकल के आ गया? कॉमन आईटीसी हमारा निकल के आ गया। हमें जो सारी कैलकुलेशन करनी है वो इस पे करनी है। इस पे हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी है? एक तो टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी होती है, और दूसरी कैलकुलेशन 5% हमें और लेना है। तो 5% अगर हम कहें तो 5% हमारा ये अमाउंट निकल के आ गया, ये हमें रिवर्स करना है। साथ में हमें क्या रिवर्सल करना है? साथ में हमें रिवर्सल करना होगा, अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो 7,500 रुपए इनटू क्या टर्नओवर थी? हमारी टर्नओवर दो पार्ट में डिवाइड थी ना, एक 10-10 वाली, उसको हमने टोटल कर दिया था 20 लाख रुपए ये, और टैक्सेबल वाली 55 लाख रुपए, और टोटल 75 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे? एग्जेम्प्टेड कितनी है? 20, और टोटल कितनी है? 75। तो हम यही यहाँ पे ले लेंगे, एग्जेम्प्टेड बाय 20/75। तो हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कितना अमाउंट आ गया हमारा? 2,000 रुपए हमारा यहाँ निकल के आ गया। ये हमने सीजीएसटी की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही सेम वे में एसजीएसटी की और सेम वे में आईजीएसटी की भी वैल्यू निकल जाएगी। आईजीएसटी की निकालें तो 12,600 इंटू 20/75, हमारी वैल्यू निकल के आ गई 3360। तो ये हमारी दूसरी रिवर्सल की वैल्यू निकल के आ गई। हमें ये करना क्या है? हमें ये दोनों रिवर्सल इसमें करने हैं। हम अपनी जीएसटीआर रिटर्न में ये दोनों रिवर्सल हमें करके चलने हैं। तो अगर हम कहें हमने ये दोनों रिवर्सल करेंगे तो हमारा नेट, अगर हम कहें हमारा नेट कॉमन क्रेडिट कितना रह गया, उसमें से हमने ये लेस कर दिया और ये लेस कर दिया, तो हमारा बैलेंस जो क्रेडिट हमारा, हमें जो बेनिफिट नेट मिलना है वो हमारे को, ये हमारा नेट आईटीसी रह गया। ठीक है, तो सेम वे में अगर हम टोटल क्रेडिट की बात करें तो टोटल क्रेडिट भी हमारा निकल के आ जाएगा। टोटल क्रेडिट 63,000 का ये क्रेडिट आ गया, और हमारा नेट जो 5125, ये हमारा नेट निकल के आ जाएगा। मतलब 63,000 रुपए, अगर सीजीएसटी की कर रहा हूँ, बाकी सेम वे में उसकी रहेगी 63,000 और 5125, ये हमारा बन जाता है 68,125। ये यहाँ पे ये अमाउंट हमारा बन जाता है अगर हम टोटल क्रेडिट की बात करें। तो सेम वे में सीजीएसटी एसजीएसटी का भी अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, अगर हम रिवर्सल की करें, हमारा टोटल रिवर्सल कितना बन गया? दोनों का 5% प्लस वो जो है कैलकुलेशन वाला मिला के, ये हमारा टोटल अमाउंट बन के आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमें रूल 42 के अंदर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सही करना होता है। हमने क्या ध्यान में रखना है, पहले हमें कॉमन क्रेडिट पे पहुंचना है। कॉमन क्रेडिट में पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, कॉमन क्रेडिट में पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, उसमें से कॉमन क्रेडिट का जितना एग्जेम्प्टेड पोर्शन बनता है, जितना परसेंटेज एग्जेम्प्टेड की बनती है, उतने का रिवर्सल करना है और साथ में 5% और ले लेना है। उसका जितना कॉमन क्रेडिट का 5% और ले लेना है, वो अमाउंट हमें जो है रिवर्सल करना है एज पर रूल 42। बस यही करना होता है सिर्फ इनपुट के केस में, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के केस में, रूल 42 को यूज करके। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 43 में। रूल 43 क्या कहता है, ये रूल सेम बात करता है, लेकिन ये बात करता है कैपिटल गुड्स के लिए। ये कहता है अपोर्शनमेंट एंड रिवर्सल। जो ये बात कर रहा था ऊपर वाला रूल 42, ये भी रूल वही बात करता है, रूल नंबर 43, लेकिन ये कहता है कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स के लिए कोई ऐसी मशीनरी ले ली जो कि दोनों में यूज हो रही है, तो उस केस में किस तरीके से रूल 43 के तहत हमें उसका आईटीसी लेना होगा या रिवर्स करना होगा। अपोर्शनमेंट और रिवर्सल दोनों केसेस यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है कि सेम एज पर रूल 42 अबव, जो हमने ऊपर पढ़ा, वी हैव टू रीच कॉमन क्रेडिट। सेम उसी तरीके से ऊपर जो पढ़ा है वही सारे लेस करके कॉमन क्रेडिट पे पहुंचना होगा। कॉमन क्रेडिट का अमाउंट निकल गया, उसके बाद सारी कहानी शुरू होती है कि ऊपर वाले में और इसमें वहां से उसके बाद कुछ फर्क आता है। वो क्या फर्क आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जस्ट द डिफरेंस इज सच, आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स, वी परफॉर्म द सेम टास्क एज अबव। पहले तो हमें क्या करना है, ये सेम जो हमने ऊपर किया था वही काम करना है। 16 वाला क्रेडिट देख लेंगे, आईटीसी एज पर अलाउड अंडर सेक्शन 16, उसमें से 17(5) वाला लेस कर लेंगे। फिर एक्सक्लूसिवली जो है टैक्सेबल वाला उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें कॉमन पे पहुंचना है। फिर जो है एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जेम्प्टेड उसको भी लेस कर देंगे। तो हम पहुंच जाएंगे, किस पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे कॉमन आईटीसी फॉर द कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कोई एक मशीनरी का एग्जांपल लो तो आसान रहेगा। यहाँ पे कोई हमने मशीनरी ली जो दोनों में यूज हो रही है, तो वो जो है उसके केस में हमें किस तरीके से, वो टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज हो रही है, वो एग्जेम्प्टेड में भी हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट रूल 43 क्या कहता है। यहाँ पे अब जो चेंज शुरू हो रहा है वो चेंज ये है कि सबसे पहले अगर हम कैपिटल गुड्स के केस में है, तो यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि उस कैपिटल गुड्स की, कोई भी कैपिटल गुड्स है उसकी लाइफ एज्यूम कही जाती है कि 60 मंथ की उसकी लाइफ रहेगी। 5 ईयर कह लो या 60 मंथ कह लो, तो यहाँ पे 60 मंथ की उसकी जो है लाइफ ऑफ एवरी कैपिटल गुड्स की यहाँ पे अज्यूम करी जाती है कि 60 महीने की उस कैपिटल गुड्स की लाइफ है, राइट। तो उस 60 महीने के हिसाब से जो है यहाँ पे एक सारी कैलकुलेशन रहेगी, चाहे वो उसकी एक्चुअल लाइफ उससे ज्यादा हो उससे कम हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जीएसटी में जो है ये रूल 43 के लिए उसको सीधा सीधा गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप 60 मंथ उसकी लाइफ मान के चलो, कोई भी कैपिटल गुड्स है आप 60 महीने उसकी लाइफ मान के चलो और उसके हिसाब से जो है आप कैलकुलेशन करके चलो। तो यहाँ पे क्या कहता है, accordingly we divide ITC of common used capital goods by 60. We divide ITC of common used capital goods although we are eligible to take full ITC. जब हम कोई कैपिटल गुड्स लेते हैं, क्या हम उसका पूरा आईटीसी अवेल कर सकते हैं? हमने कोई मशीन खरीदी, क्या हम उसका पूरा आईटीसी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हम उसका पूरा आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो आईटीसी, अगर वो कैपिटल गुड्स वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड में भी यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसका पूरा आईटीसी लेना है और उसके बाद क्या करना है, कुछ रिवर्सल करना है। उसके बाद क्या करना है, कुछ रिवर्सल करना है। ऊपर भी हमने रिवर्सल किया, यहाँ भी हम रिवर्सल कर रहे हैं, इसलिए 3B में अलग से लिखा हुआ आता है आईटीसी रिवर्सल के अंदर पार्ट नंबर ए के अंदर रिवर्सल एज पर रूल 42 43। तो वहां पे हमें जो है इसकी मदद लेनी होती है और इसके तहत हमें रिवर्सल करना होता है। यहाँ पे 60 साल उसकी वो मान ली, कोई हमने इसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि कोई एक कैपिटल गुड्स है जिसको हमने 10 लाख में खरीदा, 10 लाख का कैपिटल गुड्स, उस पर 18% 1,80,000 रुपए जो है उस पर जीएसटी लगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 1,80,000 को हम मान लेते हैं, इस 1,80,000 ये पूरा का पूरा कॉमन क्रेडिट मान लेते हैं, पूरा कॉमन क्रेडिट है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1,80,000 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 3,000 रुपए महीना निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम 1,80,000 का पूरा क्रेडिट ले लेंगे, हम पूरा क्रेडिट ले लेंगे। अब कॉमन क्रेडिट हमारा 3,000 60 पार्ट में हो गया, अगले 60 महीनों के लिए 3,000 रुपए बन गए,
3000 इंटू 60, 1,80,000, 1,80,000 का पूरा ले लिया। अब हमें जो 3000 है उसमें दोनों एलिमेंट है, उसमें टैक्सेबल का एलिमेंट भी है, उसमें एग्जेम्प्ट का एलिमेंट भी है, क्योंकि ये 3000 जो है वो क्या है, 3000 इंटू 60, 1,80,000 ही तो है, वो 1,80,000 ही तो है। तो हमें 3000 के ऊपर दोनों है, 3000 के अंदर दोनों पार्ट है, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्टेड भी। हमें क्या करना है, सिर्फ एग्जेम्प्टेड का निकाल के उसको रिवर्स करना है। तो पूरा का पूरा 1,80,000 का क्रेडिट ले लिया। अगले 60 महीने तक हमने क्या करना है, जो एग्जेम्प्टेड का पार्ट है वो निकालेंगे और उसको रिवर्स करेंगे। हर महीने उसको रिवर्स करते जाएंगे। कब तक करेंगे, 60 महीने तक हम उसको, 5 साल तक जो है उसको रिवर्स करते जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे करी गई है कि पहले हमें क्या करना है, पहले पूरा आईटीसी ले लेना है। वी आर एलिजिबल टू टेक फुल आईटीसी, सो वी टेक फुल आईटीसी। हम पहले पूरा आईटीसी ले लेंगे एंड सर्टेन रिवर्सल ईच मंथ। अब हमें क्या करना है, हर महीने जो है रिवर्सल करना है। कब तक करना है, 60 महीने तक, क्योंकि हमने लाइफ क्या मानी उसकी, 60 महीने की लाइफ मानी। और अब हमें कितना रिवर्सल करना है, कॉमन क्रेडिट जो हमने 1,80,000 जो है निकाला था, 1,80,000 हमने निकाला, उसको हमने डिवाइड कर दिया था कितने से, 60 से उसको हमने डिवाइड कर दिया था, तो 3000 हमारा आईटीसी निकल के आया था। ये हमारा आईटीसी निकल के आया था। इस आईटीसी में से कुछ पार्ट को हमें रिवर्सल करना होगा, कुछ पार्ट को हमें रिवर्सल करना होगा। पूरा आईटीसी तो नहीं रिवर्स करेंगे, ऐसे अगर 3000 रुपए हर महीने रिवर्स करेंगे तो हमारा पूरा 1,80,000 ही रिवर्स हो गया। तो हमारा तो फिर वो एक तरीके से एग्जेम्प्टेड वाले कैटेगरी में चला गया। हमारा ये एग्जेम्प्टेड भी है, तो वो दोनों है, तो इसलिए हमें 3000 का जो एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट होगा उतना ही जो है रिवर्स करना है। आउट ऑफ विच डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई। जैसे हम रेशियो में ऊपर करते थे ना, एग्जेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल करेंगे और जितना जो हमारा प्रोपोर्शनेट बैठेगा उतना प्रोपोर्शन ही हम रिवर्स करेंगे। वी विल रिवर्स द आईटीसी पर मंथ ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई पोर्शन ईच मंथ डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर ऑफ ईच मंथ। हर महीने की टर्नओवर अलग अलग होगी, हर महीने की एग्जेम्प्ट सप्लाई और टोटल सप्लाई अलग अलग होगी। हर महीने इस तरीके से हमें जो है रिवर्स करना होगा। हर महीने रिवर्सल की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है ये 3000 है तो हर महीने जो है 3000 का ही रिवर्सल बनेगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल वाली टर्नओवर हर महीने रेशियो चेंज होती जाएगी, तो रिवर्सल का अमाउंट भी हर महीने चेंज होता जाएगा। तो इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन के लिए कंपनी ऑपरेटिंग इन कर्नाटका हैव अवेल्ड द फॉलोइंग आईटीसी फॉर वेरियस कैपिटल गुड्स परचेज इन जुलाई 2020। इसने मशीन ए बी सी और डी 4 मशीनें खरीदी। पहली जो मशीन ए है वो पूरी की पूरी यूज होती है एग्जाम सप्लाई के लिए। क्या इसका क्रेडिट मिलेगा, इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होती है। सेकंड मशीन बी, ये टोटली एक्सक्लूसिवली यूज होती है टैक्सेबल सप्लाई के लिए। क्या इसका क्रेडिट मिलेगा, इसका क्रेडिट पूरा का पूरा मिलेगा। मशीन सी एक्सक्लूसिवली, जब एक्सक्लूसिवली होता है तो हमारा डिसीजन मेकिंग बन जाता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली 100% है तो या तो 100% मिलेगा या 100% नहीं मिलेगा। तो एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉन बिजनेस पर्पसेस, पर्सनल पर्पस का है तो क्या मिलेगा क्रेडिट, नहीं मिलेगा। मशीन डी यूज पार्शली फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। ये जो मशीन डी है सारी कहानी इसकी बन गई। ऊपर वाले में तो सीधा सीधा डिसीजन मेकिंग हो गई, या तो मिलेगा क्रेडिट या नहीं मिलेगा। कहानी कहाँ अटक गई, ये इस वाले की में कहानी अटक गई, जहां पे ये दोनों में यूज हो रहा है। ये टैक्सेबल में भी यूज हो रहा है, ये मशीन टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज हो रही है, और ये मशीनरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज हो रही है। तो कितना इसका क्रेडिट मिलना है, कितना इसका क्रेडिट नहीं मिलना, ये हमें इवेल्युएट करना होगा। अब यहाँ पे ये टैक्स टर्नओवर बता दी कि टर्नओवर कितनी कितनी है, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितनी है, टैक्सेबल की टर्नओवर कितनी है, राइट। तो अब हमें पहले जो है कहाँ पहुंचना होता है, सबसे पहले कॉमन क्रेडिट पे पहुंचना होता है। कॉमन क्रेडिट में पहुंचने के लिए हमें किस तरीके से मूव ऑन करना पड़ता है, सबसे पहले हमें सारी चीजें लेस करके चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा है कि इसका क्रेडिट पूरा का पूरा 100% मिलना है, इसका क्रेडिट जो है नहीं मिलना, इसका क्रेडिट नहीं मिलना, और 4.5 की हमें कैलकुलेशन लेके चलनी है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है कि मशीन ए और मशीन सी का तो क्रेडिट मिलना ही नहीं है, ठीक है। 1,01,00,000 और 20,000 इसका क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं, नॉट अलाउड, राइट। मशीन बी कौन सी थी, एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल, इसका जो है क्रेडिट पूरा का पूरा अलाउड।
कहानी किसकी अटक गई? कहानी अटक गई 4.5 वाले की, मशीन डी की कहानी अटक गई। इस पे कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम कॉमन क्रेडिट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 4.5 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 60 से डिवाइड करेंगे, तो 7500 रुपए ईच मंथ हमारा जो है अमाउंट निकल के आया। क्या हम 7500 की रिवर्सल कर देंगे? नहीं, 7500 की रिवर्सल नहीं होगी। 7500 का कुछ पार्ट जो एग्जम्प्टेड सर्विसेज के लिए है उतने की रिवर्सल होगी। तो कितना पार्ट है? तो 7500 का हम अमाउंट निकालेंगे। कितना पार्ट है? कितनी टर्नओवर एग्जम्प्टेड की? 20 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल कितनी है? 80। तो टोटल कितनी हो गई? 100। तो हमारी कितना अमाउंट निकल के आ गया रिवर्सल का? 1500 रुपए जो है हमें रिवर्सल करना होगा। इस महीने 1500 रिवर्सल करना होगा। हर महीने अलग अलग टर्नओवर हो सकती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है ये जुलाई 2020 की टर्नओवर है। तो ये जुलाई 2020 में जो रिवर्सल बन रहा है वो इस टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो है वो ये 1500 का रिवर्सल बन रहा है, राइट। अगले महीने टर्नओवर डिफर होगी। एग्जाम्प्ट इसकी जो अभी रेशियो है ये कितनी रेशियो है? 20% रेशियो है। अगले महीने जरूरी तो नहीं है 20% ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया कि हम आईटीसी कितना रिवर्स करना है? हमें इस जुलाई 2020 में कितना रिवर्स करना है? 1500 रुपए रिवर्स करना है। टोटल आईटीसी क्रेडिट टू द लेजर कितना क्रेडिट होगा? क्रेडिट कितना होगा? 9 लाख रुपए का तो वो वाला है मशीन बी का, जो कि 100% अलाउड थी, ठीक है ना। ये वाली मशीन का पूरा परसेंट अलाउड था मशीन बी का। और मशीन डी जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका भी पूरा क्रेडिट पहले ले लेंगे, राइट। और रिवर्सल करना, हर महीने जो रिवर्सल करना है उसकी हमें हर महीने कंप्यूटेशन करनी होगी। तो 1500 रुपए जो है हमें रिवर्स करना होगा। वो कब रिवर्स करना है? जुलाई 2020 में। तो दोनों ये दोनों क्रेडिट हमें मिल जाएंगे। 9 लाख और 4.5 का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा और 1500 रुपए जस्ट हमें जो है रिवर्स करने हैं जुलाई 2020 में। अगले महीने क्या होगा? अगले महीने कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट तो हमने ले लिया ना पूरा का पूरा, 4.5 का पूरा क्रेडिट ले लिया इस महीने का, लेकिन हमें रिवर्सल जो है अगले 60 महीने तक जो है करके चलना है। पहला महीना ये हो गया, आगे जो है 59 टाइम्स जो है और हमें हर बार रिवर्सल इस तरीके से करके चलना होगा। तो इस तरीके से हमें रूल नंबर 43 और 42 में यही फर्क होता है। वहां पे जो है, यहाँ पे जो है बेसिकली लाइफ ऑफ द एसेट ले ली है 60 महीने, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके चलना है। और वहां पे ऐसा कुछ लाइफ का हिसाब नहीं है, वहां तो इनपुट है, इनपुट ले लिया, उस इनपुट के हिसाब से जो है उसको बाइफरगेट कर दो कि कितना उसको एग्जम्प्टेड में यूज हो रहा है और कितना वो टैक्सेबल में यूज हो रहा है। इलस्ट्रेशन 2 क्या कहती है? इलस्ट्रेशन 2 कहती है कि मिस्टर एम मैन्युफैक्चरिंग एंगेज इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स। कहानी तब आती है जहां पे हमारी टर्नओवर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल होती है और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? कॉमन क्रेडिट, राइट। तो हमारे को पहला और दूसरा पार्ट मिल गया। और यहाँ पे कहता है 25 सितंबर 2011 को ही परचेज अ कैपिटल गुड्स ऑन विच आईजीएसटी पेड आउट 72,000 रुपए। इसने सितंबर 25 सितंबर 2011 को एक एसेट परचेज करी जिसके ऊपर आईजीएसटी पे किया। इसने कितना पे किया? 72,000 रुपए का आईजीएसटी पे किया। विच आर यूज्ड फॉर द एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ये जो था वो एग्जाम, ये वाली मशीन जो इसने ये कैपिटल गुड्स परचेज किया, ये किस में यूज कर रहा था? एग्जेम्प्टेड में यूज कर रहा था। तो क्या इसका क्रेडिट इसने लिया होगा? इसका क्रेडिट इसने नहीं लिया होगा। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका क्रेडिट अभी हमने नहीं, 25 सितंबर 2011 को इसका क्रेडिट जो है नहीं लिया होगा। ऑन 10th अप्रैल 2021, 10th अप्रैल 2012, 12 सॉरी, he used such capital goods for the purpose of supplying both taxable as well as exempted। अब इस ये जो मशीन वो पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड के लिए यूज कर रहा था, उसने 10 अप्रैल 2012 को वही मशीन जो है वो दोनों के लिए यूज करने लग गया। अब वो जब दोनों के लिए यूज करने लग गया तो क्या उसको क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल हो गया? क्या वो इस कंडीशन में आ गया कि वो एक मशीन दोनों के लिए यूज कर रहा है? अब उसको क्या करना होगा? वो पूरा का पूरा क्रेडिट लेके उसको हर जो है 60 महीनों तक जो है रिवर्स करना होगा। अभी ऊपर वाले एग्जांपल में यही किया हमने। फर्क क्या है ऊपर वाले और इसमें? ऊपर वाले एग्जांपल में वो पहले से ही एसेट, जब उसने एसेट डी मशीन डी जब खरीदी थी, वो वहीं से पहले उसी टाइम से टेन्योर उसका शुरू हो गया था। यहाँ पे फर्क क्या आता है? यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे पहले वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था एग्जेम्प्टेड के लिए, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद
जो है वो क्या करा, वही मशीनरी जो है दोनों के लिए यूज होने लग गई, तो रूल 43 की जो है चर्चा शुरू हो गई। उससे पहले कोई क्रेडिट नहीं मिलना था, कोई रूल 42 तो खैर आना ही नहीं, रूल कोई 43 की कोई भी इशू नहीं था। रूल 43 तभी आ गया जैसे ही वो मशीनरी दोनों में यूज होने लग गई, तो फिर हमारी पिक्चर आ गई 43 की। तो हमें अब क्या करना है, अब इसने क्या करा कि पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली जो है एग्जम्प्टेड के लिए यूज करने लग गया। तो कहता है कि आप बताओ कि अब आईटीसी का क्या करना है। अब हमें आईटीसी का करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 25/9/2011 से लेकर इसने 10/4/2012 तक ये कितने महीने तक जो है ये एग्जेम्प्टेड में रहा। तो ये कितने महीने आ गए अप्रोक्सीमेट, 9 10 11 12 1 2 3 4, तो अराउंड 8 मंथ्स अगर हम कहें, 8 मंथ्स इसमें आ रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम क्वार्टर वाइज देखें, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्सल करना होता है, यहाँ पे जो रिड्यूस करनी होती है वैल्यू, ये क्वार्टर वाइज करनी होती है। यहाँ पे वैल्यू आईटीसी पे अगर हम एलिजिबल हो रहे हैं, पहले हम एलिजिबल नहीं थे आईटीसी के लिए लेकिन हम हो रहे हैं, तो उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें क्या होगा, हमें उस आईटीसी को कुछ अमाउंट रिड्यूस करके उस आईटीसी तक पहुंचना होगा। तो कैसे अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ता है, उसमें बताया गया है रूल 43 में कि 5% पर क्वार्टर की रिडक्शन कर दो जब आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में कन्वर्ट हो रहा है। रिपीट करता हूं, जब भी आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एग्जेम्प्टेड से या फिर टैक्सेबल में जा रहा है, तब तो रिड्यूस होके पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। एग्जेम्प्टेड था, उसको रिड्यूस करते गए, जैसे हम एसेट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वैसे ही आईटीसी को भी जो है जब हम आगे को जो वो एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल हो रहा है, तो वहां से वहां तक के सफर में पहुंचने के लिए उस आईटीसी को भी रिड्यूस करेंगे। पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा उस केस में, पूरा आईटीसी नहीं मिल जाएगा, इसमें 72,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें जो है इस जो टाइम पीरियड 8 महीने का है, यहाँ पे उस 8 महीने की रिडक्शन होगी, और जो 8 महीने बाद जो आईटीसी हमारा निकल के आएगा, उतना आईटीसी हम अवेल कर सकते हैं। और वहां से अवेल करने के बाद क्या करना होगा, जैसे कि ये दोनों में यूज हो रहा है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल में यूज हो जाता, पहले एग्जेम्प्टेड होता बाद में टैक्सेबल हो जाता, तो क्या होता कि पहले क्रेडिट नहीं लेता, बाद में रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आता उसका क्रेडिट ले लेता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड था लेकिन बाद में दोनों में यूज हो रहा है। पहले एग्जेम्प्टेड था, बाद में दोनों में यूज हो रहा है, एग्जेम्प्टेड में भी हो रहा है, टैक्सेबल में भी हो रहा है। तो क्या करना है, एग्जेम्प्टेड यहाँ पे कोई भी हमने क्रेडिट नहीं लिया, यहाँ तक पहले तो रिड्यूस अमाउंट पे पहुंचेंगे, रिड्यूस अमाउंट पे क्रेडिट लेने के बाद फिर क्या करना है, 60 उस महीनों तक, आगे के 60 महीनों तक रिवर्सल करना होगा। समझ आ रही है पिक्चर, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड था, कोई क्रेडिट नहीं लिया, यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए रिडक्शन निकालेंगे, यहाँ पे अमाउंट हमारा यहाँ का अमाउंट निकल के आ गया, उतना रिड्यूस जो अमाउंट निकल के आएगा उतने का पहले पूरा क्रेडिट ले लेंगे, राइट, पूरा क्रेडिट ले लेंगे, ऊपर वाले में भी ले लिया था। क्रेडिट लेने के बाद हमें अब क्या करना है, 60 महीनों तक रिवर्सल करना है। तो अगले 60 महीने इससे यहाँ से अगले 60 महीने तक हम रिवर्सल कर लेंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमें, लेकिन जो रिवर्सल यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है 25/9 से लेकर 10/4 तक, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लेना होता है, यहाँ पे क्वार्टर वाइज लेना होता है, यहाँ पे मंथ वाइज नहीं, क्वार्टर वाइज चलना होता है। और क्वार्टर वाइज चलने के लिए यहाँ पे क्वार्टर की डेफिनेशन भी बताई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में, सेक्शन 2 क्लॉज 92 के अंदर क्वार्टर की डेफिनेशन बताई है, सेल्फ पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ, 3 महीने का जो है हमारा क्वार्टर बनता है, एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मार्च। खत्म कब होगा, 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को ऑफ द कैलेंडर ईयर। इस टाइम में जो है हमारा क्वार्टर खत्म होगा। हेयर फोर क्वार्टर टेकन एज अ क्वार्टर एंडिंग ऑन सितंबर 11, दिसंबर 11, मार्च 12 और क्वार्टर बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 12। हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमारा क्या टाइम निकल के, क्या क्या क्वार्टर निकल के आ गए कि 30 अप्रैल दो, क्या क्या निकल के आ जाएगा, अलग अलग डेट्स निकल के आ जाएंगी। तो क्वार्टर हमें कैसे, एक्चुअल में क्वार्टर क्या होता है हमें 3-3 महीने का पता है, लास्ट डेट क्या होती है हमें, यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल था, तो यहाँ पे एक क्वार्टर तो पूरा हो गया 25/9 से लेकर 30/9 तक, फिर 30 एक क्वार्टर यहाँ हो गया, फिर 30/9 से लेकर 31/12 तक, 31/12/11 तक यहाँ दूसरा क्वार्टर हो गया। उसके बाद ये एक
ये 1/12 से लेकर 31/3/2012 तक तीसरा क्वार्टर हो गया और 1/4 से लेकर 10/4 तक चौथा क्वार्टर हो गया। तो हमारे यहाँ पे कितने क्वार्टर बन गए इस एग्जांपल के अंदर? 4 क्वार्टर हमारे बन के आ गए। तो इस 4 क्वार्टर को यहाँ पे हमें कंसीडर करेंगे तो कहता है 5% रिडक्शन करनी होगी ईच क्वार्टर। यहाँ पे ये नहीं है कि हम इसके मंथ निकालेंगे, अगर इसका टाइम गैप निकालेंगे तो हमारे तो 8 महीने बन रहे हैं। तो 8 महीने तो सिर्फ बने हमारा 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर बने, 3 क्वार्टर में भी 9 महीने, लेकिन हम यहाँ पे जो है एक्चुअल जो क्वार्टर की डेट्स होती हैं उसी हिसाब से हमें बाइफरकेट करना होगा। तो यहाँ पे 25/9 से 30/9 तक जो है एक क्वार्टर बन जाएगा, 5% की रिडक्शन हो गई। अगला जो है 1/10/2011 से लेकर 31/12/2011 तक का दूसरा क्वार्टर बन जाएगा। उसके बाद 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 मार्च 2012 तक का तीसरा क्वार्टर बन जाएगा और 1/4/2012 से लेकर 10/4/2012 तक चौथा क्वार्टर बन जाएगा। तो 4 क्वार्टर जो हमारे बन गए, तो 4 क्वार्टर की 5% के हिसाब से जो है 72,000 के अमाउंट निकालेंगे। तो ये हमारा अराउंड 20% की हमें यहाँ पे रिडक्शन करनी होगी 7200 की। तो 72,000 माइनस 3600 रुपए हमारा कितना 50 72,000 इंटू 20% जो भी अमाउंट निकल के आता है तो उसका 20% लेस करके हमारा आ जाएगा 57,600 हमारा जो है रिड्यूस्ड वैल्यू आ गई। क्या आ गई? यहाँ 72,000 रुपए था, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना, यहाँ सॉरी यहाँ 72,000 रुपए था। अब हम यहाँ तक यहाँ पे सिर्फ एग्जेम्प्टेड था, यहाँ पे क्या था एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों बन रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे वैल्यू थी 72,000 रुपए, यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू कितनी हो गई? वो 57,600 वैल्यू हो गई। अब 57,600 का क्या करेंगे? 57,600 का हम क्रेडिट ले लेंगे और हमें क्या करना होगा? इस 57,600 को 60 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से उस वैल्यू क्या हम उस वैल्यू को रिवर्स करने लग जाएंगे? नहीं, उसको जो वैल्यू निकल 57,600 डिवाइड बाय 60 जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम उसमें से देखेंगे कि कितना पार्ट जो है हमारा एग्जेम्प्टेड के लिए यूज होता है, उतने को हम रिवर्स करेंगे। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ये हमारा इलस्ट्रेशन 2 भी हमारा पूरा हो जाएगा। कहता है एज पर रूल 43 ऑफ द सीजीएसटी वेयर एनी कैपिटल गुड्स अर्लियर यूज फॉर द एग्जेम्प्टेड, पहले यूज हो रहा था सिर्फ एग्जेम्प्टेड के लिए और फिर जो ये आर सब्सिक्वेंटली यूज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई आल्सो, अब क्या हो गया? वो टैक्सेबल के लिए भी यूज होने लग गया, मतलब अब दोनों के लिए यूज होने लग गया। देन एलिजिबल आईटीसी, क्या करना है? एलिजिबल आईटीसी shall be arrived by reducing the input tax at the rate of 5.5% point every quarter or part thereof। तो हमारा अमाउंट जो है 57,600 इसके अकॉर्डिंग निकल के आया। shall be credit to the electronic credit ledger, तो हम 57,600 का जो है आईटीसी अवेल कर सकेंगे। 72,000 से हम कहाँ पहुंच गए? 57,600 का क्रेडिट अवेल करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? अप्रैल में अप्रैल 2012 में क्या करेंगे? इसका हम पूरा का पूरा जो है क्रेडिट ले लेंगे 57,200 का 57,600 का और उसके बाद हमें क्या करना है? उसको डिवाइड करेंगे 60 से और फिर जो है हमारी टर्नओवर के हिसाब से जो है हम इसको इसके हिसाब से यहाँ पे रिवर्सल करने लग जाएंगे। इसका जो है एग्जेम्प्टेड डिवाइड बाय टोटल, यहाँ पे हमें टर्नओवर नहीं दी, अदरवाइज हम इसका भी अमाउंट निकाल लेते। इसको एग्जेम्प्टेड डिवाइड बाय टोटल करके जो है हमारे को अमाउंट निकल के आ जाता जो हमें हर महीने जो है रिवर्स करना होता। वो अमाउंट हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता। हमें 960 का नहीं करना, ध्यान रहे कि ये नहीं है कि 960 का हर महीने 960 60 साल तक 60 महीनों तक रिवर्स करने लग जाए, नहीं, 960 में से जो एलिमेंट बनेगा एग्जेम्प्टेड का उसका रिवर्सल होगा। अगला एग्जाम्पल, अगली इलस्ट्रेशन इसी से रिलेटेड, रूल नंबर 43 ये बात करती है एसपीएन प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल प्रोडक्ट जेड विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये जो है गुड्स टोटली एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से। अब ये एग्जेम्प्टेड है तो क्या जीएसटी की रजिस्ट्रेशन इसको जरूरी होगी एसएमपी प्राइवेट लिमिटेड को? नहीं, हमें एग्जेम्प्टेड ऐसे केसेस में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगी। ये कहाँ लिखा है? ये सेक्शन 23 जब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वहां पे हम इसकी बात करेंगे जहाँ पे वोली एग्जेम्प्टेड के केस में जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होती। तो वो अभी आगे की बात है, जस्ट रेफरेंस था मैंने बता दिया। द कंपनी सेल जेड ओनली विद इन द तमिलनाडु, ठीक है ना, सेम स्टेट पे करता है इसलिए जो है वो सेक्शन 24 में कवर नहीं होगा, तो 23 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस वाज फॉर 55 लाख।
यहाँ पे उसकी टर्नओवर जो है 55 लाख है। कंपनी एक्सपेक्ट द सेल टू ग्रो बाय 20%, owing to the growing demand of the product. The company decided to increase the producing capacity and the purchase additional machinery. For the purchase of this, the purchase price of the capital goods was this exclusively GST. यहाँ तक जो है अभी तक हमारा क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये जो गुड्स है वो टोटली एग्जेम्प्टेड के लिए यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ से जो शुरू होता है वो ऊपर, उसकी वजह से हमारा ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है हाउएवर फ्रॉम 1 नवंबर 2011 एग्जम्पशन अवेल्ड ऑन जेड वाज विड्रॉन। जो कि एग्जम्पशन यहाँ मिली हुई थी, जो ये प्रोडक्ट जेड था ये एग्जेम्प्टेड था। अब 1 नवंबर 2011 को ये एग्जम्पशन जो है हटा दी गई। ये एग्जम्पशन हटा दी, अब ये टैक्सेबल बन गया। अब ये टैक्सेबल, जब इसकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल हो गई तो इससे रिलेटेड आईटीसी भी कहानी उठ गई। जब तक आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल नहीं थी तब तक आईटीसी की तो कोई बात होनी नहीं थी, आईटीसी तो मिलना ही नहीं था। जैसे ही ये टैक्सेबल हो गई, अब जो है पिक्चर सारी की सारी ओपन हो गई। तो वहां पे अब हमें क्या करना है कि जैसे ही गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली इसकी एग्जम्पशन, तो जीएसटी एट द रेट 12% जो है इम्पोज कर दिया। ठीक है, पहले 0% था, ठीक है, एग्जेम्प्टेड थी, अब कितना है 12% उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट हाफ कितनी है? 40 लाख की टर्नओवर है। अब क्या होगा? अब ये टैक्सेबल गुड्स होगी और 40 लाख की टर्नओवर है, अब इसको रजिस्ट्रेशन भी लेनी होगी। अब रजिस्ट्रेशन भी लेनी होगी तो अब आईटीसी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। A board of director of the company want to know whether the company is already registered with respect to certain taxable supply being made it along with the manufacturing of exempt product Z. Other fact remain the same. Can it be take ITC on the additional machinery purchase exclusively for the Z? अब बेसिकली कंपनी आपसे डिसीजन मेकिंग चाहती है कि बताइए कि अब जो है सिचुएशन जो चेंज हुई है उसके बाद आप बताओ कि किस जो एडिशनल मशीनरी 20 लाख की है जो मशीनरी परचेज करी है जिसके ऊपर 18% जीएसटी पे किया है, इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा जब हमारा गुड्स प्रोडक्ट जेड जो है पहले एग्जेम्प्टेड था लेकिन 1 नवंबर 2011 के बाद जो है ये टैक्सेबल हो गया। तो कहता है इफ यस देन हाउ मच क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। अगर हम क्रेडिट लेने के लिए, कंपनी कहती है अगर हम क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हैं तो कितना क्रेडिट लेना है? तो कंपनी कहती है एडवाइस कंपनी ऑन द अबव इशू विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। अब हमें बताना है कि क्या ऐसे केसेस में हमें जो है इस कंपनी को क्या करना चाहिए और रूल 43 का क्या इम्प्लीकेशन इस केस में आ जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें रूल 43 के हिसाब से जो है अमाउंट इवेल्युएट करना होगा। तो इसको चार्ट फॉर्म से समझाता हूँ कि मशीन जो परचेज करी थी, यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी की अगर हम डेट देखें तो यहाँ पे मशीन जो एडिशनल मशीनरी परचेज करी थी वो एडिशनल मशीनरी परचेज करी थी कब? 1 जुलाई 2011 को ये मशीनरी परचेज करी थी, राइट। 1 जुलाई 2011 को ये नई मशीनरी परचेज करी थी जिसके ऊपर जिसकी वैल्यू 20 लाख और 18% जीएसटी, मतलब 3.5 लाख रुपए का इसके ऊपर जीएसटी जो है लगा। तो अब हमें करना क्या है? 1 जुलाई को मशीनरी खरीदी थी और 1 नवंबर को जो है ये जो है टैक्सेबल हो गया। ये प्रोडक्ट जेड जो है 1 नवंबर को टैक्सेबल हो गया। तो कहानी हमारी कहाँ से कहाँ तक की बन गई? 1 जुलाई 2011 से लेकर कहानी बन के आई 30-31-10-2011 तक। तो यहाँ तक जो ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट यहाँ तक एग्जेम्प्टेड था और इस डेट पे जो है, इस डेट के अगले दिन अगर हम कहें 1/11/2011 को ये जो है यहाँ से जो है टैक्सेबल होने लग गई हमारा प्रोडक्ट जेड एट द रेट कितना 12% ये टैक्सेबल होने लग गया। तो इसका अगर हम पीरियड निकालें, क्योंकि यहाँ मशीनरी परचेज करी थी यहाँ पे कितने की 20 लाख की मशीनरी परचेज करी थी और उसके ऊपर जीएसटी 18% के हिसाब से 3,60,000 रुपए का हमारा जीएसटी बनता था। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचना है तो हमें इसके 2 क्वार्टर देखने पड़ेंगे। कितने क्वार्टर हैं? तो पहला क्रेडिट पहला क्वार्टर 1/7/2011 से 30/9/2011 में कंप्लीट हो जाता है पहला क्वार्टर। उसके बाद 1/10 से लेकर 31/10 ये हमारे 2 क्वार्टर यहाँ पे बन के आ गए। तो यहाँ पे हमें जो है अब हमें 3,60,000 से हमें जो हमने पहले कैलकुलेशन करी थी उसी तरीके से यहाँ पे 1/7 से लेकर अब हमें 3/11 पे पहुंचना है। तो यहाँ पे वैल्यू है 3,60,000। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक के पे पहुंचेंगे तो हमें क्या करना होगा?
हमें वैल्यू को, उस क्रेडिट को रिड्यूस करना होगा। तो 2 क्वार्टर तक रिड्यूस करना है, तो 2 क्वार्टर 5% के हिसाब से रिडक्शन होगी, तो कितना हो गया 10% की रिडक्शन हो गई। तो हमें 3,60,000 में से 10% की रिडक्शन करेंगे तो हमारा 36,000 रुपए की रिडक्शन होने के बाद 3,60,000 में से जो है कितना आ गया, 3,24,000 हमारा अमाउंट निकल के आ गया। 3,24,000 हमारा यहाँ पे इस डेट में हमारा अमाउंट बनता है 3,24,000 रुपए। अब फर्क क्या है, फर्क ऊपर वाले एग्जांपल से और इसमें फर्क क्या था, उसमें भी क्या था, उसमें क्या था, पहले एग्जेम्प्टेड में यूज हो रही थी, फिर कॉमन में यूज हो रही थी। पहले एग्जेम्प्टेड में यूज हो रही थी, फिर कॉमन में यूज हो रही थी। तो एग्जेम्प्टेड में यूज हो रही थी, हमने क्रेडिट नहीं लिया था, कॉमन तक में पूछे थे, 5% रिडक्शन करी थी 4 क्वार्टर की, ऊपर वाला एग्जांपल याद है, 4 क्वार्टर की रिडक्शन करी थी, 4 क्वार्टर के रिडक्शन करने के बाद पूरा क्रेडिट ले लिया था और उसके बाद अगले 60 महीनों तक जो है रिवर्सल करेंगे, ये हुआ था। इसमें क्या था, इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स था, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड था, और यहाँ पे क्या हुआ, वो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ इस वाले एग्जांपल में, वो एग्जेम्प्टेड जो था वो टैक्सेबल बन गया, वो एग्जेम्प्टेड जो था वो टैक्सेबल बन गया। तो पूरा का पूरा जो हम रिड्यूस करेंगे, बस रिड्यूस करेंगे, 3,60,000 से रिड्यूस करके 3,24,000 पे पहुंचे। तो इस 3,24,000 पे हमें क्या करना है, पूरा ये टैक्सेबल सप्लाई बन गई है, अब हमें पूरा का पूरा जो है इसका क्रेडिट ले लेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट नहीं हुए यहाँ पे, ये एग्जेम्प्टेड से 2 पार्ट नहीं हुए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड नहीं हुए, ये पूरा का पूरा जो है टैक्सेबल हो गया। तो पूरा का पूरा ये जो है हमें अलाउ हो जाएगा। 3,60,000 से हम रिड्यूस होके 3,24,000 पे आए और 3,24,000 हमें अलाउ हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा प्रोडक्ट जेड था वो जो है अब एग्जेम्प्टेड, अब वो है टैक्सेबल हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से जो है हमें रूल 42 43 को क्या क्या केस बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल है, टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड है, या फिर एग्जेम्प्टेड से बोथ में जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो उसकी कैलकुलेशन हमें बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है एग्जांपल जो है इसको कवर अप करके चले। अब हम रूल 41 ए जो है कवर कर रहे हैं, ये लास्ट रूल है, इसको इसको सम अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, फिर जो हमारे रिमेनिंग सेक्शन रह गए हैं उसको अगले डिस्कशन में कवर करेंगे, सेक्शन 18 19 20 और 21, इसके साथ हमारा चैप्टर जो है आईटीसी का पूरा हो जाएगा। अब हम जो है रूल 41 ए क्या बात करता है, रूल 41 ए कहता है, रूल 41 ए बात करता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन a state or union territory, within a state or union territory। कई बार क्या होता है, कोई कंपनी कोई कंपनी मर्जर हो जाती है, अमेलगमेट हो जाती है, डीमर्जर हो जाती है, अलग अलग केसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पुरानी कंपनी के पास जो आईटीसी पड़ा होगा, वो पुरानी कंपनी खत्म हो रही है और एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है। तो पुरानी कंपनी का जो आईटीसी है वो किस तरीके से नई कंपनी अवेल करेगी, उसके लिए रूल नंबर 41 ए को यूज किया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जो नई एंटिटी और पुरानी एंटिटी है वो विद इन द सेम स्टेट होनी चाहिए। पुरानी एंटिटी जो थी वो भी दिल्ली में होगी, नई एंटिटी भी दिल्ली में होगी, तो जाके उसका क्रेडिट जो है अलाउ करा जाएगा ट्रांसफर के लिए। क्योंकि यहाँ पे एसजीएसटी का भी रोल है, एक स्टेट जो है, एक स्टेट अपना एसजीएसटी का क्रेडिट दूसरे स्टेट को तो देगी नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा होता है विद इन अ स्टेट। ये जो क्रेडिट फ्लो की बात हो रही है ये विद इन अ स्टेट, सेम स्टेट के अंदर अगर मिस्टर ए से मिस्टर बी को अगर क्रेडिट ट्रांसफर हो गया तो गवर्नमेंट को क्या ऑब्जेक्शन है, उसने मिस्टर ए को भी रिहाई देनी थी, आईटीसी देना था, और मिस्टर बी को भी उसकी जगह ए की जगह बी को दे देगा। तो इसलिए ये रूल के में कंडीशन लगा दी कि विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं, एक कंपनी बंद हुई, दूसरी कंपनी शुरू हुई, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अमेलगमेट हो सकता है, डीमर्जर हो सकता है। तो इन केसेस में क्या होगा, जो पुरानी कंपनी, हमें सिर्फ बेसिकली बात ये समझनी है कि पुरानी कंपनी और नई कंपनी, पुरानी कंपनी का जो आईटीसी है वो खत्म करना है और नई कंपनी जो है उसको वो आईटीसी अवेल करना है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो रूल नंबर 41 ए में बताया है। वो कहता है, ये रूल नंबर 41 का सब रूल 1 जो है ये पुरानी वाली कंपनी के लिए बात करता है। पुरानी वाली कंपनी को क्या करना है,
अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये पुरानी वाली कंपनी के लिए कह रहा है। अब हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ये मान लो ये पुरानी कंपनी ओल्ड, ये दोनों के दोनों दिल्ली में, ये और ये वाली जो है ये नई कंपनी फॉर्म हो रही है इसकी जगह। ठीक है, इसने इसको एक्वायर कर लिया, कुछ भी केस, कोई भी केस हो सकता है जहाँ पे पुरानी कंपनी खत्म हो रही है और एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है, तो वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन, ये मान लो यह यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन कौन आ जाएगा, ए लिमिटेड की बात कर रहा है, वो हैज ऑब्टेन्ड सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 11, वो इंटेंडेड टू ट्रांसफर। यहाँ समझने वाली बात ये है, वो इंटेंडेड टू ट्रांसफर, जो कंपनी अपना आईटीसी ट्रांसफर करना चाहती है पूरा का पूरा या फिर पार्शियली, तो उसको रूल 41 ए के तहत जो है अपना आईटीसी ट्रांसफर कर सकती है। कौन सा आईटीसी? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, जो उसका आईटीसी बच रहा है, वो कंपनी खत्म होने जा रही है, वो क्या करेगी, वो अपनी जो उसका क्रेडिट रह रहा है वो ट्रांसफर कर सकेगी। ठीक है, तो उसको कैसे करेगी? लाइंग लाइंग इन द ई क्रेडिट लेजर। मिस्टर जो ए लिमिटेड है उसके ई क्रेडिट लेजर में अमाउंट आ रहा होगा, वो किसको क्रेडिट करेगी? टू न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस, जो नई कंपनी, जो नई एंटिटी क्रिएट हो रही है उस पे वो अपना क्रेडिट ट्रांसफर करेगी। सेल्फ फर्निश मैंडेटरी रहेगा, क्या करना है? 30 दिन के अंदर जो है फाइल करना है आईटीसी 02A फॉर्म। कौन फाइल करेगी? पुरानी कंपनी फाइल करेगी आईटीसी 02A फॉर्म, और उसमें डिटेल डालेगी कि ये नई कंपनी है, इसका ये जीएसटीएन नंबर है, और जो है इस कंपनी जो 30 दिन के अंदर ये फाइल करना है आईटीसी 02, और उस आईटीसी 02 के तहत जो है वहां पे सारी डिटेल वो मेंशन करेगा बी लिमिटेड के तहत कि बी लिमिटेड का ये जीएसटीएन नंबर है, तो यहाँ पे फॉर्म आईटीसी 02, तो ये सारी डिटेल फाइल करेगा आईटीसी 02 के अंदर। तो प्रोवाइडेड दैट कहता है आईटीसी ट्रांसफर्ड to the newly registered entity in the ratio of value of asset। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी जो है ए लिमिटेड थी, अब जो दूसरी कंपनी जो है बी लिमिटेड बन के आ रही है, या हम कहें यहाँ पे ए लिमिटेड ए बी लिमिटेड थी, ए बी लिमिटेड थी, इसका डीमर्जर हो गया, तो ये ए लिमिटेड अलग बन गई और बी लिमिटेड अलग बन गई। तो अब क्या होना है? तो ए बी लिमिटेड जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये किस तरीके से ए लिमिटेड को क्रेडिट देगी और किस तरीके से बी लिमिटेड को क्रेडिट देगी? अब ये दोनों एंटिटी नई क्रिएट है, तो इनके टर्नओवर के हिसाब से तो क्रेडिट दे नहीं सकती, तो इसके इन केसेस में इसलिए जो है इस ए लिमिटेड की जो वैल्यू ऑफ एसेट होगी और जो बी लिमिटेड की वैल्यू ऑफ एसेट होगी, इनके एसेट के हिसाब से, इसकी मान लो एसेट है 20 लाख रुपए की, इसकी एसेट की वैल्यू है 30 लाख रुपए की, तो ए बी लिमिटेड जो है क्रेडिट जो है वो इस 20:30 में जो है क्रेडिट को डिवाइड कर देगी। यहाँ यही प्रोवाइडेड यही कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी ट्रांसफर टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब नई कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लेगी, वहां पे उनकी जो वैल्यू ऑफ एसेट रहेगी उसके हिसाब से जो है उसको जो है आईटीसी 02 के हिसाब से जो है क्रेडिट पुरानी कंपनी जो है उतना उतना अलॉट कर देगी प्रोपोर्शन में। तो वैल्यू ऑफ द एसेट क्या बताई गई है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ द एसेट मींस वैल्यू ऑफ द एंटायर एसेट ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट आईटीसी हैज बीन अवेल्ड और नॉट। पूरी एसेट देखेंगे, चाहे उस एसेट का क्रेडिट लिया है चाहे नहीं लिया, तो सारी एसेट को एक्यूमुलेटेड देखा जाएगा कि ए लिमिटेड की कितनी एसेट है और बी लिमिटेड की कितनी एसेट है, जो उसकी वैल्यूएशन बनेगी उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो है उसको क्रेडिट दिया जाएगा। अब नई कंपनी को क्या करना है? पुरानी कंपनी ने तो आईटीसी 02A फाइल किया और उसमें सारी डिटेल दे दी कि मैं ए बी लिमिटेड हूँ और मैं ए लिमिटेड को जो है उसका जीएसटीएन नंबर ये है, ये क्रेडिट फॉल कर रहे हैं, और बी लिमिटेड का ये जीएसटीएन नंबर है, ये सारी चीजें। तो अब न्यू कंपनी को क्या करना है? अब न्यू कंपनी को अब क्रेडिट जो 2A में उसने पुरानी कंपनी ने 2A में डाला होगा इसका डाटा, तो क्या होगा कि जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के पोर्टल में रिफ्लेक्ट कर रही होंगी वैल्यूज, क्योंकि उसने क्रेडिट वहां से आईटीसी 02A फाइल किया होगा, इसके यहाँ पे क्रेडिट आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेगी? अ न्यू रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफरी कंपनी, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बात कर रहा है। ट्रांसफरी कंपनी
एक्सेप्ट द डिटेल और सो फर्निश बाय द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर ने डिटेल डाली है उसको एक्सेप्ट करेगा। अपॉन सच एक्सेप्टेंस, जब जैसे ही वो एक्सेप्ट कर देगा, ये क्रेडिट डालेगा ना कि हाँ मेरा क्रेडिट यहाँ पे 1 लाख रुपए का क्रेडिट है, 1 लाख रुपए को जो है आप 20:30 में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको जो है 40,000 रुपए, 40,000 का क्रेडिट इसको चला जाए और 60,000 का क्रेडिट इसको चला जाए। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो एक्सेप्ट करेगा तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो है आईटीसी 02A के हिसाब से जो है इन दोनों के ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के ई क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट ए बी लिमिटेड का था वो जो है यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तभी होता है जब पुरानी एंटिटी क्लोज होती है, एक नई एंटिटी क्रिएट होती है और दोनों का एंटिटी जो है वो जो है रिलेटेड होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्रेडिट जो है रूल 41A के तहत जो है वहां पे क्रेडिट फ्लो किया जाता है। तो ये आज जो मेनली हमने डिस्कशन करी वो हमने डिस्कशन करी रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 की। वो उसके लिए हमें जो है सेक्शन 17 की मदद चाहिए होती है, क्योंकि सेक्शन 17 के ही सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 हमें बताते हैं कि कौन सा केस वहां रहेगा जहाँ पे पार्शियली बिजनेस और पार्शियली पर्सनल वाला केस रहेगा सेक्शन 17(1) का, और सेक्शन 17(2) का जहाँ पे एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल वाला पार्ट रहेगा, वहां पे हमें किस तरीके से जो है रूल को फॉलो करना है। तो बैलेंस पार्ट जो हमारा बच जाता है, बैलेंस पार्ट हमारा इस चैप्टर का बचता है जो कि सेक्शन 18, 19, 20 और 21, वो हम नेक्स्ट डिस्कशन में कवर करेंगे।